अब जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी हैं और कुछ डेरिवेशंस भी हैं और बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है वर्टिकल सर्कल। अब वर्टिकल सर्कल ऑब्वियसली नाम में ही बात छुपी हुई है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली यूं घूमता है तो हम उसको वर्टिकल सर्कल कहते हैं। अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो मेरे पास इस हैंड फ्री के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। मैंने इस हैंड फ्री को उठा के यूं घुमाना शुरू कर दिया एंड इट्स नाउ मूविंग वर्टिकली। और अगर मैं इसको यूं करके घुमा रहा हूँ तो नाउ इट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली। और अभी जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल की अगर जो डेफिनेशन है और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी इन अ वर्टिकल सर्कल इफ इट्स एल्टीट्यूड स्लैश ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने EGP दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विद पोजीशन। इसका मतलब बहुत आसान है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसके बाद वो यहाँ पर आ गया, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो वो आता है mgh। और अगर मैं एल्टीट्यूड को हाइट बोलूँ तो एग्जैक्टली एक ही बात है। तो अगर वो यहाँ पे है तो उसकी हाइट कम है, यहाँ पे आ गया उसकी हाइट बढ़ गई, यहाँ पे आ गया और बढ़ गई, यहाँ पे वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये कि हाइट अगर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उस हाइट के हिसाब से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मुसलसल चेंज होनी चाहिए। अगर एल्टीट्यूड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट हैज़ डिफरेंट स्पीड। ये मैंने रेड में लिखा है कि डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स। इसमें पूरी जगह पे इसकी जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा और वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह जब हम ये सर्कल पे आएंगे तो हम समझ लेंगे। और तीसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू कीप स्पीड कांस्टेंट देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूसली एक्टिंग फोर्स। अगर आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, अगर एक जैसा रखना है उसको, तो आपको क्या चाहिए, कॉन्स्टेंटली एक एक्टिंग फोर्स चाहिए, एक मुसलसल आपको एक एक्टिंग फोर्स चाहिए। और तीनों पॉइंट्स हम अभी समझते हैं। एक सर्कल हमने लिया, ये है उसका सेंटर O। इस सेंटर से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, स्ट्रिंग को डॉटेड लाइन में नहीं सीधा बनाते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, वो खैर स्टोन हो या कुछ भी हो, और ये जो पोजीशन है हमने इसको नाम दिया A। अभी हम लोग जो अजम्पशन ले रहे हैं वो ये है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं वो हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब इस तरफ घुमा रहे हैं। वो A के बाद आएगा यहाँ पर, उसकी पोजीशन हो गई B। फिर B के बाद वो यहाँ पर आया और उसकी पोजीशन हो गई C। और फिर C के बाद आया वो D पे, और द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन जब तक हम लोग उसको फोर्स प्रोवाइड करते रहें। और वो कैसे होगा वो मैं अभी समझा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जो वर्टिकल सर्कल है वो कुछ भी है, जैसे हमने पहली बात की थी, फोर्स चाहे वो सेंट्रीपिटल हो वो फोर्स ही होती है, इसी तरह से सर्कल अगर वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो वो सर्कल ही होती है। और अगर किसी भी चीज़ को सर्कल में अगर मूव करवाना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने पहले ही कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होगी, कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होगी। वही कि अगर आप किसी भी चीज़ को घुमाना शुरू करें तो आपको अपने हाथ में एक टेंशन महसूस होगी, ये जो कॉर्ड है इसमें खिंचाव होगा, एक टेंशन होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है टेंशन इन द कॉर्ड, इन द स्ट्रिंग। और हमेशा हमने बात की अगर जो चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है अगर वो टेंशन है तो उस फोर्स को हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो टेंशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट घुमा रहे हैं तो लाजमी सी बात है उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई वजन जरूर होना चाहिए, ख्वाह वो पत्थर हो, हैंड फ्री जैसा भी मैं घुमा रहा था, या कोई भी चीज़ हो। और अगर वेट होगा तो वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल्स टू mg। और अब हम लोग उसकी डायरेक्शन ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन ज़रूरी होती है। अगर हम लोग ए की बात करें तो ए का जो वेट है वो किस तरफ होना चाहिए, अगर हम लोग ए से स्टार्ट करें तो ए का वेट होना चाहिए टुवर्ड्स डाउन। अगर हम लोग बी पे आ जाएं
तो बी का वेट किस तरफ होना चाहिए, फिर से डाउन। अगर हम लोग सी पे आ जाएं तो सी का वेट होना चाहिए फिर से यू, और अगर हम लोग डी पे आए तो डी का भी वेट होना चाहिए। अब इस चीज में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, और वो क्या क्या है, अभी जो मेन जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो हमने करने हैं बी और डी, और बी और डी को समझ लिया तो उसके बाद सी और ए भी। तो जैसे हमने कहा कि हम लोग पॉइंट्स जो अभी मेन जो डिस्कस करेंगे वो बी और डी को करेंगे, क्योंकि इसमें वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसके बाद हम लोग ए और सी को भी समझ लेंगे। अब एक चीज़ का ज़रा ध्यान वापस से दो, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो वो चीज़ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होती है, इस तरफ होती है, और यहाँ पे वह चीज़ आपको जो टूवर्ड्स द सेंटर नज़र आ रही है वो आ रही है टेंशन। और अगर हम सी की बात करें तो वो भी आपको टेंशन नज़र आ रही है। लेकिन बी और डी में थोड़ी सी कहानी अलग है, वो क्या है कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है उसकी टेंशन फर्स्ट वन, और दूसरी है उसका वेट। और अगर आप डी पे आ जाए तो टेंशन आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, लेकिन जो उसका वेट है वो टूवर्ड्स डाउन जा रहा है। और इस बात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है, अगर हम बात स्टार्ट करें पॉइंट डी से, बी से सॉरी, अगर हम बी की बात करें तो बी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, वो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है, वही हमने कहा जो टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है। और टूवर्ड्स द सेंटर है, जैसे कि हम देख रहे हैं तो वो दो चीज़ें जा रही हैं, वो जा रहा है एम जी, उसका वेट, और प्लस उसकी टेंशन। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर इसमें चेंज करें तो जैसे कि वही बेसिक मैथमेटिक्स, टेंशन को अगर हम लोग सब्जेक्ट बना दें फॉर्मूला का, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एफ सी माइनस एम जी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डी। अगर हम डी को देखें तो टेंशन तो जा रही है अपवर्ड्स द सर्किल टूवर्ड्स द सेंटर, और जो उसका वेट है वो जा रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर। और अगर दोनों फोर्सेस की अगर जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अगर मुतजाद है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हमको हमेशा पता है वो चीज़ें आपस में माइनस होती हैं। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन नीचे जा रही थी तो दोनों चीज़ें एड अप हो गई, यहाँ पे दोनों चीज़ों की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है तो दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी आपस में, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी एफ सी इज इक्वल्स टू T minus mg, and I will make T the subject of the formula again. So that leaves me with T is equals to Fc plus mg. अब हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, दो फॉर्मूला नहीं बल्कि दो डेरिवेशंस आ गए, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, पहली बात आपको लग रही है कि टेंशन बराबर है एफ सी माइनस एम जी के, मतलब यहाँ पे जो बी पे जो टेंशन है वो कम है क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जो टी है उस पर जो टेंशन है वो मैक्सिमम है। और अगर इसकी अगर आप वैसे ही मिसाल देखें कि आप किसी भी चीज़ को वर्टिकली अगर घुमाने शुरू करें तो आपको सबसे जो लाइटेस्ट चीज़ होगी वो उस वक्त महसूस होगी जब वो ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेंशन की वैल्यू सबसे कम है, और जब वो सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू उसी चीज़ का महसूस होगी जब वो नीचे की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम है। यही वजह है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को घुमा रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें टूटती हैं वो यहाँ से टूटती हैं जब वो चीज़ नीचे होती है। क्यों? क्योंकि टेंशन उस वक्त शदीद होती है, मैक्सिमम होती है, और कभी कभार जो कॉर्ड होती है, जो स्ट्रिंग होती है, वो उस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हो गई बी और डी की कहानी, लेकिन अभी भी दो पॉइंट्स बचे हैं जो कि हैं ए और सी। तो अब उसको भी ब्रेक डाउन करना शुरू करें। आई गेस यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पे जो हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स वही है जो टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है, और यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर सिर्फ और सिर्फ टी जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर पॉइंट ए एफ सी इज इक्वल्स टू टेंशन, सिंपल एज दैट, कोई आगे पीछे बात नहीं। और इसी तरह फॉर पॉइंट सी
एफ सी इज इक्वल्स टू टेंशन। तो अब जो बात हमें समझ में आई वो ये आई कि पॉइंट बी पे टेंशन बराबर है एफ सी माइनस एम जी के, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि दोनों को ऐड अप हो रही है चीज़ें तो वो बराबर है एम जी प्लस टेंशन के। और यहाँ पे जो सिंपल क्योंकि अगर आपको यहाँ पे भी एक ही चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है, तो दोनों टेंशन हो गई। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम रहेगा। अब इसमें कुछ सवाल है मेरा, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोतल में पानी भरा और बोतल को पानी भर के आपने उससे एक रस्सी बांधी और आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया, कभी करके देखिएगा तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जब वो बोतल बिल्कुल ऊपर होती है, अपने इस पॉइंट पे होती है, पॉइंट बी पे होती है, तो पानी नीचे नहीं आता। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। अगर इसमें तदब्बर किया जाए तो पानी नीचे किस वजह से आता है? पानी नीचे आता है अपने वेट की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो इसका वेट है वो कंज्यूम हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, और इसी वजह से पानी नीचे नहीं आता। घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, और अगर गीले हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, और दूसरी वाली बात ये कि अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ लूज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है, कम होती है, वो होती है पॉइंट बी पे। और कभी कभार ऐसा होता है कि रोप जो है वो स्लैग हो जाती है। अब जैसे कि हमने क्या मिसाल ली, ठीक, टेंशन मैक्सिमम है डी पे और मिनिमम है बी पे, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो चीज़ टूटेगी वो टूटेगी पॉइंट डी पे, क्योंकि वो नीचे होगा और टेंशन मैक्सिमम होगी। और अगर रोप स्लैग करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हिलाया और चीज़ लूज़ हो गई, लूज़ होकर आपने देखा वो नीचे आ गई, तो वो होगी पॉइंट बी पे, टूटेगी वो पॉइंट डी पे मैक्सिमम जो है वो। वैसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि अगर फिजिकली और मैथमेटिकली देखें तो क्योंकि डी पे टेंशन मैक्सिमम है और बी पे टेंशन मिनिमम है, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक होने के चांसेस हैं वो डी पे हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्लैग होने के मतलब लूज़ होने के जो चांसेस हैं वो बी पे हैं। अब एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, वो सवाल ये है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वेलोसिटी टू कीप द रोप फ्रॉम स्लैकिंग। हमें किस स्पीड से चीज़ को घुमाना चाहिए कि रोप जो है या टेंशन जो है या जो कॉर्ड है या जो स्ट्रिंग है वो स्लैक ना हो, लूज होकर नीचे ना गिरे। तो उसकी बड़ी एक आसान सी डेरिवेशन, अगर स्ट्रिंग में थोड़ी सी भी टेंशन हुई तो वो कभी स्लैक नहीं होगा, वो उसी वक्त स्लैक होगा जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। टेंशन ज़ीरो हो गई, उसके अंदर से एक तनाव ख़त्म हो गया, एक स्ट्रेच ख़त्म हो गई, तो रोप स्लैक हो जाएगी। तो टेंशन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी लिख लेते हैं, लेट मी जस्ट रब दिस। जैसे हमने अभी अभी बात की कि जो टेंशन है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर टेंशन है तो स्लैक नहीं है। तो अभी हमने बात की कि टेंशन जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, और फॉर पॉइंट बी हमने अभी अभी पढ़ा था कि टेंशन किसके बराबर होती है? टेंशन इज इक्वल्स टू एफ सी माइनस एम जी। और इसी चीज़ को हम इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ सी माइनस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और सिंपल इनइक्वालिटी, सिंपल मैथमेटिक्स ये उधर गया, तो ये हो गया एफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। और एफ सी की यूनिट्स क्या होते हैं? क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, ये बात याद रहे कि वो कौन सी कम से कम स्पीड है जिस पे रोप स्लैक ना हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। कैंसिल हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर जी। इधर अंडर रूट, इधर ये स्क्वायर हो रहा है, उधर हमने जाके अंडर रूट ट्रांसफर किया, और ये हो गया वी मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि दिस इज द मिनिमम स्पीड, कि अगर इससे ज़्यादा अगर स्पीड कम हो गई तो रोप स्लैक हो जाएगी और ऑब्जेक्ट नीचे आके गिर जाएगा। इससे हल्के आप चीज़ को रोटेट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो, ये याद रहे, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, दैट वी मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये थी बात, पॉइंट बी और डी को हमने कंक्लूड कर दिया है। अब बचे पॉइंट और ए और सी। अब हम उसमें थोड़ी सी एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर पॉइंट ए की तरफ आए, पॉइंट ए में वेलोसिटी कंसिडरिंग कि हम चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो पॉइंट ए में वेलोसिटी जानी चाहिए कि डायरेक्शन होनी चाहिए ऊपर की तरफ, और पॉइंट सी पे क्लॉकवाइज मूवमेंट के हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स डाउन। और अगर वेट की बात करें तो वेट वहाँ पे भी टुवर्ड्स वो था, और यहाँ पे भी जो वेट है वो डाउन ही होगा। और अगर इसको मैं हल्का सा यहाँ पे डिफाइन करूँ, वेट भी हो गया टुवर्ड्स डाउन। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग दोनों पॉइंट्स देखते हैं। और अब हमको समझ में आएगी हमारी ये वाले दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। और हाँ, ये मैं रिपीट करना भूल गया, जैसे हमने बात की थी डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने जैसे कि देखा कि जो बी पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसका फॉर्मूला था एफ सी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टेंशन, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। तो बी पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी जो है वो मैक्सिमम, और पॉइंट डी पे एफ सी इज मिनिमम। और ये बात हमने अपना ये वाला पॉइंट भी समझ लिया। हाँ, और अगर हम पॉइंट सी, और अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की तरफ समझ रहे हैं डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स, तो वो कैसे? एक बात बताइए, पॉइंट सी पे क्या हो रहा है? वेट भी टूवर्ड्स डाउन है और वेलोसिटी भी टूवर्ड्स डाउन है, क्योंकि जो वेट जो है, वेट भी अगर एक फोर्स होता है और वो भी अगर टूवर्ड्स डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होनी चाहिए या डिसेलरेशन होनी चाहिए? एक चीज़ नीचे की तरफ जा रही है और मैंने उसको धक्का देके और ज़्यादा नीचे की तरफ दिया गया, वो और ज़्यादा नीचे पुल हो रही है, तो ऑब्वियसली पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन होनी चाहिए। और पॉइंट ए जो है वहां पे वेलोसिटी जा रही है ऊपर की तरफ, कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है और उसका वेट उसको नीचे खींच रहा है, तो यहां पे पॉइंट ए पे क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन? तो पॉइंट ए पे होनी चाहिए डिसेलरेशन। अब सवाल ये है कि अगर डिसेलरेशन नहीं हो, ठीक है, डिसेलरेशन अगर मुसलसल होती रहे तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली एक ना एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक स्ट्रिंग उठाया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया, मैंने उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया, मैंने एक दफ़ा फोर्स लगाई और डिसेलरेशन होती रही और ये यहाँ पे आके रुक गया। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि मैं यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ए, इसको किस तरह से रोकूं? तो मुझे ए पे आके इस पॉइंट पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक अपवर्ड फोर्स अपने हाथ से, और वो फोर्स क्या हो गई? क्योंकि यहाँ पे एक मुसलसल फोर्स लग रही है और यहाँ पे अब हमको अपने दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इट हैज़ डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि सी पे जो उसकी एक्सेलरेशन हो रही है, और एक्सेलरेशन हो रही है तो स्पीड ज़्यादा है, और अगर ए पे डिसेलरेशन हो रही है तो स्पीड पे कम है। और फिर हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है, जो वर्टिकल सर्किल है, वो रुक ना जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट ए पे एक मुसलसल एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड दैट कंक्लूड्स द वर्टिकल सर्किल। अब हम चलेंगे अपने हॉरिजॉन्टल सर्किल की तरफ, और हॉरिजॉन्टल सर्किल की जो डेफिनेशन है वो है इफ एल्टीट्यूड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज विद पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बहुत आसान सी बात है, जैसे कि हमने वर्टिकल सर्किल में पढ़ा था कि उसका एल्टीट्यूड चेंज होगा, और अगर एल्टीट्यूड चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। लेकिन अब जो हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल सर्किल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको हॉरिजॉन्टली अगर रोटेट कर रहे हैं तो ना इसका एल्टीट्यूड बदल रहा है, और अगर एल्टीट्यूड भी नहीं बदल रहा तो ऑब्वियसली उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बदलेगी। अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी वॉल है और ये वॉल पे
एक थ्रेड है इसका, और इस थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट टाइड है, लेट्स से ए, और वो पूरा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जो सेंटर है वो है O। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, जैसे कि हमने बात की थी कि पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी वो चीज़ थी टेंशन, और यहाँ पे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी वो भी चीज़ होगी टेंशन। और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉर्ड में मौजूद है, स्ट्रिंग में मौजूद है, तो टेंशन होगी इस तरफ। लेकिन अब मज़ेदार सवाल है, हमने तो कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सर्किल होनी चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन है जो प्रोवाइड कर रही है वो जा रही है इस तरफ। तो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे एक चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को देखें कि वो इस तरफ जा रही है, तो हमने हमेशा एक बात पढ़ी है कि हर चीज़ का एक एक्स कॉम्पोनेंट होता है और एक वाई कॉम्पोनेंट होता है। अगर हम इसका एक्स कॉम्पोनेंट देखें, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका वाई कॉम्पोनेंट, एंड दिस इज इट्स एक्स कॉम्पोनेंट। और अगर हम लोग चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ एक अजम्पशन के लिए एक लाइन बना रहा हूँ, एंड लेट मी मेक इट विद ग्रीन मार्कर, सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से ये, आई एम सॉरी थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेट्स से ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, और जो ये चीज़ है वो बेस है। तो हमने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर में जो चीज़ होती है, जिसका ये वाला कंपोनेंट होता है, हम उसको लिखते हैं टी, क्योंकि टी हाइपोटेन्यूज है, और ये वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम डिनोट करते हैं कॉस से, टी कॉस थीटा। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो टेंशन है सिर्फ वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि टेंशन का जो साइन कंपोनेंट है, जो उसका एक्स कंपोनेंट है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यही वो वही चीज़ है जो टुवर्ड्स द सेंटर है। और हमने इसको लिखा कि एफ सी इज इक्वल्स टू टेंशन साइन थीटा। अब सवाल ये है कि इसका जो कॉस कंपोनेंट है वो यहाँ पे तफरीयाँ तो नहीं कर रहा, उसको भी एक ना एक काम होगा, और वो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स से ए, तो ए का एक मास होना ज़रूरी है, और अगर मास है तो उसका वेट भी होगा, और वेट हमेशा टूवर्ड्स डाउनवर्ड करता है। और जो कॉस का जो फंक्शन है, कॉस इज टूवर्ड्स अपवर्ड्स एंड वेट इज टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, सो वी से कि टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट्स, आई रिपीट अगेन, जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है उसका साइन कंपोनेंट, और जो वेट को जो बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है इसका कॉस कंपोनेंट। अब यहाँ पे एंड लेट्स से कि दिस इज द एंगल थीटा, ये थीटा एंगल है जो इसके और टेंशन जो कॉर्ड के बीच में। अब यहाँ पे कुछ ज़रा ज़रूरी समझने की चीज़ है, हमने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है। अब मैं साइन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, हमने स्पीड बढ़ाना शुरू की, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। अगर मैंने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी तो अब क्या होगा, ज़रा सोचें, क्योंकि टेंशन जो है वो तो कांस्टेंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्वियसली एक चीज़ हैंग कर रही है उसको मैं मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर रहा, जो वर्टिकल सर्किल है उसमें तो इंसान मैन्युअली उसको फोर्स बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैन्युअली फोर्स नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे v² बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, तो उसके साथ ज़रूरी है कि टेंशन भी बढ़े। तो टेंशन बढ़ती है अपने एंगल के थ्रू, और वो कैसे कि जितना ज़्यादा ये तेज़ घूमेगा उतनी ज़्यादा इसकी, अगर मैं आपको विजुअल अगर रिप्रेजेंटेशन दूँ, अभी ये हल्का घूम रहा है, ठीक है, जितनी ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ाता रहूँगा ये इतना ऊपर आता रहेगा। मतलब ये कि अगर हल्का घूम रहा है तो यहाँ पे जो थीटा है वो छोटा है, और जितना ज़्यादा वो तेज़ होता रहेगा वो थीटा उतना ज़्यादा ऊपर आता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी बात लिखेंगे, वो ये है, इफ़
speed is increased, angle theta will also increase. इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा थीटा अगर बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्रीज है तो 30 डिग्री से ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, 60 डिग्री से जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती रहेगी ये उतना ऊपर बढ़ता रहेगा। और अगर हम लोग साइन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करें, अगर हम लोग साइन का ग्राफ बनाएं, साइन थीटा का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कैसा होता है? दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, और इससे ज़्यादा, क्योंकि 90 से ज़्यादा मैं आगे इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अगर कोई चीज़ जा सकती है तो वो 90 जा सकती है, 90 से तो ऊपर वो जा ही नहीं सकती। और अगर हम लोग ग्राफ याद करें तो साइन का ग्राफ यूँ करके यूँ बनता है, तो साइन की जो वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है 90 पे। जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए हमें समझ में आया जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा, और ये चीज़ टूवर्ड्स अप आना शुरू होगी, उसका एल्टीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब एक और मज़ेदार बात, अब हमने ये वाला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा बराबर होता है एम जी के, और जो कॉस का ग्राफ होता है वो बिल्कुल साइन के ऑपोजिट होता है, और अगर हम उसको बनाएं तो कुछ ऐसा बनता है। तो अभी हम यहाँ पे आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली 90 से आगे चीज़ नहीं जा सकती। तो हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा थीटा जो है वो बढ़ेगा कॉस की वैल्यू कम होती रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर वैल्यू कम होती रहेगी तो फिर चीज़ का जो वो है मैग्नीट्यूड है वो बैलेंस कैसे होगा, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे तो हमने देखा कि साइन थीटा जो है वो थीटा बढ़ाने से साइन थीटा ये ओवरऑल इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर कॉस थीटा बढ़ेगा तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये कम होगी। तो अब सवाल ये है कि वेट तो चीज़ का चेंज नहीं होगा, आप उसको कितनी तेज़ी से घुमा लें वेट उसका जो था वो हमेशा हमेशा वैसे ही रहेगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब चीज़ मैनेज कैसे होगी, क्योंकि कॉस थीटा जितना ज़्यादा वो है, जितना थीटा बढ़ेगा उतनी ये पूरी की पूरी जो इसकी वैल्यू है वो कम होगी। तो अब सवाल जो आता है वो ये आता है कि टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। वी सेड कि जितना ज़्यादा कॉस थीटा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा थीटा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, लेकिन जो टेंशन है वो मुसलसल इंक्रीज होगी, और अगर टेंशन इंक्रीज होगी तो ये पूरी की पूरी चीज़ बैलेंस्ड रहेगी। अब एक और सवाल है, क्या चीज़ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो सकती है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे एंगल हो ही ना? तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो यहाँ पे तो कॉस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इससे ये होगा कि वेट को बैलेंस नहीं किया जा सकेगा। तो बेशक आपको नज़र आ रहा हो कि थ्रेड कभी कभार वर्टिकल सर्किल में हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो हकीकत में स्ट्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ थीटा का एंगल बाकी ज़रूर रहता है। और अब हम चलेंगे अगले एस्पेक्ट की तरफ। वो टॉपिक है कार ऑन सर्कुलर ट्रैक। और सर्कुलर ट्रैक, अभी फॉर एग्जांपल मैं इमेज को
2D है तो मैं इसको बना रहा हूँ इस तरह से, दिस इज़ अ कार ए और इसकी वेलोसिटी है इस तरफ एंड दिस इज अ सर्किल और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी यू। अब मेरे कुछ सवालात हैं। वो सवाल ये कि हमने जो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो भी कार सर्कुलर ट्रैक में होती है उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है उस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग ने ए लेवल्स में मैकेनिक्स का पेपर दिया है तो द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन इज न्यू आर। आर इज द अपवर्ड रिएक्शन। और एक सवाल ये है कि अपवर्ड रिएक्शन किस चीज़ के बराबर होता है, तो हर कोई कहेगा कि अपवर्ड रिएक्शन बराबर होता है वेट के। तो मैं आर की जगह वेट लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू न्यू W। और ये फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, FC इज इक्वल्स टू न्यू W। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mb² अपॉन r। अब सवाल ये है, आपकी वेलोसिटी जा रही है इस तरफ। लेट्स से अगर आप पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं, मरी के पहाड़ों पे आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे आपको जो बोला जाता है कि आप जब भी, हमेशा आपको ये रोड सेंस में आपको बताया जाता है कि आप जब भी एक टर्न लें तो आप अपनी स्पीड स्लो रखें। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या चीज़ बढ़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जितनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको फ्रिक्शन चाहिए होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वही प्रोवाइड कर रही है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो कभी कभार ऐसा ये होता है कि वेलोसिटी हद से ज़्यादा बढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जाते जाते वो बाहर गिर जाती है। अब एक मज़ेदार सवाल ये है कि लेट्स से आप जा रहे हैं मरी पे, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके अंदर का विंड डीजल जागा हुआ है, आपको स्पीड कम करने की बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। और मज़ेदार बात यह है कि जो रोड है उस पर पानी भी पड़ा हुआ है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि क्या होगा? तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से पहले एक और बड़ा मज़ेदार काम होगा, वो ये होगा कि आपकी गाड़ी इस तरफ जाएगी। वो इस तरफ क्यों जाएगी आपकी गाड़ी? आपकी गाड़ी इस तरफ सिर्फ इसलिए जाएगी क्योंकि वो अपनी फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी। जितना ज़्यादा वो इस तरफ जाएगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी। अगर रोड ख़त्म हो गया तो बस क्या कह सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी जब भी सर्कुलर ट्रैक पे अगर थोड़ा सा उस तरफ जाती है, अवे फ्रॉम द सर्कल जाती है, तो उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर रही होती है। और जो हमने पहले बात की थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नामी कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ फ्रिक्शन होती है। इसलिए आपसे जो बात की थी, फॉर एग्जांपल आप टर्न ले रहे हैं और आपकी गाड़ी के जो डैशबोर्ड पे टिश्यू पेपर का डब्बा है वो अवे फ्रॉम द सर्कल जा रहा है, तो वो भी अपनी फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, अपनी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ा रहा है। स्लाइड होकर वो अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उस सर्कल में रहने के लिए मेंटेन रखती है। अब इसी से हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, वो है बैंक रोड्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग रेसिंग फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि जो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं, फार्मूला 1 रेसिंग कार वो गाड़ी है जो हम बचपन में गेम था नीड फॉर स्पीड, उसमें जो रेड कलर की गाड़ी थी, उसकी रेसिंग के लिए सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। और क्योंकि आप वो ट्रैक सर्कुलर है तो ड्राइवर को रेस जीतने वहाँ पर गया है, वो अपनी स्पीड स्लो नहीं कर सकता। और अगर वो स्पीड स्लो नहीं करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर वो हो जाएगी तो गाड़ी निकल जाएगी। तो हमने उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक तरीक़ेकार अपनाया, और वो तरीक़ेकार क्या था? वो तरीक़ेकार था बैंक रोड का। बैंक रोड से आपकी मतलब ये होती है कि आपकी जो सर्कुलर ट्रैक था उसमें आपने रोड को थोड़ा सा एलिवेट कर दिया, थोड़ा सा आपने उसको, रोड अगर सीधा है आपने उसको थोड़ा सा एक एंगल दे दिया, और इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना जन्म लेगा।
जैसे हमने बात की थी कि हमने जो रोड है उसको एक एंगल दे दिया और एंगल था थीटा। अब सवाल ये है कि कोई भी गाड़ी है, लेट्स से दिस इज द कार, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गाड़ी का जो वेट है वो किस तरफ होगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लें तो उसका वेट होगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो वेट के जो काउंटर में फोर्स होती है वो होगा अपवर्ड्स। अब सवाल ये है सारा का सारा कि हमने ये पूरा का पूरा जो काम किया वो हमने क्यों किया था, हमने रोड को बैंक क्यों किया था। अब उसकी एक बड़े मज़ेदार बात है, वो बात क्या है कि हमने देखा कि आर जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट और एक उसका वाई कंपोनेंट। अगर हम एक्स कंपोनेंट बनाने की कोशिश करें और एक उसका होगा, दिस इज द वाई कंपोनेंट एंड दिस इज द एक्स कंपोनेंट। अब सवाल ये कि ये जो चीज़ है इसका एंगल क्या होना चाहिए। अब ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये तो हमको पता है ये 90 डिग्रीज है। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्रीज है तो एक जो पूरा का पूरा जो सर्किल होता है उसके एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्रीज। इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्रीज, सो दिस एंगल मस्ट बी ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। हमने ये बात की कि ये वाला जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल है वो भी थीटा होगा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दैट वी प्रूव्ड हियर। अब जब एक एंगल है, जब भी एक एंगल आएगा तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट और एक उसका वाई कंपोनेंट। तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा जो टूवर्ड्स यहाँ पे जा रहा है, इस तरफ जो आपका एंगल जा रहा है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर वाले को भी हम डिफाइन करेंगे। तो आर साइन थीटा पहला, और दूसरा आर कॉस थीटा, जैसा हमने पिछले वाले उसमें देखा था। गाड़ी चल रही है, उसके पास फ्रिक्शन भी है, और जब फ्रिक्शन है तो अब दो चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। पहला उसका साइन थीटा वाला एंगल, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है दिस इज आर साइन थीटा, और जो ऊपर जा रही है वो है आर कॉस थीटा। अब सवाल ये है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए, तो इसको रेस करने का मकसद ही ये था कि उसका जो साइन कंपोनेंट है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस एफ, द फ्रिक्शन। और सवाल ये कि कॉस का जो कंपोनेंट है वो हमेशा तरह से वही कर रहा है जो वो पहले करता था, वो मैनेज कर रहा है वेट को, एंड आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेट। यहाँ पे आप लोगों की ए लेवल्स की फिजिक्स का पहला टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल मोशन कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसके पास आपके कोई सवाल हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।